चलिए, गुड इवनिंग और जय हिंद सबको। लास्ट बता दीजिए क्या क्या पढ़ लिया था। 1917 की घटना हो गई थी, चंपारण सत्याग्रह। आपका फर्स्ट डे है आज। 1918 की दो घटना याद है, कौन कौन सी? ठीक, हाँ। ये जो तीन घटनाएं थी वो गांधी जी के जीवन में उनकी राजनीति के, है ना, जो शुरुआत थी, आप ये मान सकते हैं कि इनके जरिए उन्होंने राजनीति में शुरुआत करी थी। ठीक, लेकिन अभी भी गांधी जी का जो एक बोलना चाहिए मेंटलिटी थी, वो कुछ ऐसी थी कि वो मानते थे कि अंग्रेज जो है अभी भी भारतीयों के ही पक्ष में सोचते हैं और उनकी जो न्याय व्यवस्था है वो भारतीयों के पक्ष में ही रहती है। ये अभी भी उनकी एक बेसिक मान्यता उनके दिमाग में बैठी हुई थी। ठीक, तो ऐसी स्थिति में भारत में कोई बड़ा आंदोलन तो वो करेंगे नहीं, तो इसलिए आप देखोगे गांधी जी के जीवन के शुरुआती क्षणों में वो कोई बड़ा मूवमेंट नहीं करते, कोई बड़ा स्पीच नहीं देंगे, कोई बड़ा आंदोलन आपको दिखेगा नहीं। ठंडी लग रही भाई, घर चले जाओ, फालतू में से भीग के मत आया करो। अरे तबीयत खराब हो जाएगी और इसका अलग तमाशा हो जाएगा, तो हीरो बनना बाद में। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था 1919 में हाँ, भारत में जो जनमानस के अंदर बढ़ती क्रांतिकारी भावनाओं को रोकने के लिए क्या लाया गया था? रॉलेट एक्ट। उस रॉलेट एक्ट का पूरा नाम क्या था? आतंकवाद एवं अपराध अधिनियम 1919। किसी अधिनियम का नाम लो तो उसके सामने उसका डेट मेंशन करना अनिवार्य है, अन्यथा वो गलत हो जाता है। ठीक, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट भी होते हैं, तो अमेंडमेंट के बाद भी उसका, है ना। चलिए, अब ये जो 1919 की घटना थी उसी से संबंधित है 1919 की दूसरी घटना, जलियांवाला बाग की घटना। आपको अधिकतर बुक में, अधिकतर क्या 99.100% बुक में आपको ये मिलेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। हत्याकांड, हत्याकांड का यूज आप उसके लिए करो ना भाई जो नॉर्मल आदमी थे, जो सामान्य व्यक्ति थे। अब जलियांवाला बाग में जो लोग मरे थे वो तो देश के लिए शहीद हुए थे ना। क्यों शहीद हुए थे मैं बताऊंगा अभी, क्या घटना घटी थी। वो शहीद थे, तो एक शहीद के मरने को आप मरना थोड़ी ना बोलते हो, तो उसको हत्याकांड बोल करके उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो जलियांवाला बाग की घटना या शहादत दिवस ऐसे करके मनाते हैं हम लोग, जलियांवाला बाग शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, चलिए, पूरा माजरा क्या था सारा चीज देखेंगे, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जलियांवाला बाग की घटना, डेट तो याद रहना ही चाहिए, 13 अप्रैल 1919। मैंने बार बार बताया है कि कुछ डेट तो ऐसे हैं जिनको आप सपने में भी याद रखिए, सोते हुए जागते हुए, और उनमें से एक डेट यही है, 13 अप्रैल 1919। ठीक, भारत के इतिहास में एक बहुत काला दिन था और एक महत्वपूर्ण दिन था। जलियांवाला बाग कहां पे है? अमृतसर, मतलब पंजाब। रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो प्रमुख जगह जहां पे उसका विरोध बहुत ज्यादा हुआ था उनमें से सबसे प्रमुख था पंजाब, अमृतसर, ये वाला इलाका। और यहां पे दो स्थानीय नेता थे, वहां के दो लोकल लीडर्स थे। उनमें से एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, और एक नेता का नाम था सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, किचलू। ठीक, ये दो वहां के बहुत ज्यादा फेमस नेता थे, स्थानीय नेता थे, जिनको अमृतसर वाले बहुत ज्यादा मानते थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू।
इस समय पंजाब का जो गवर्नर था उसका नाम था माइकल ओडवायर। माइकल ओडवायर, दो नाम आएंगे एक ही तरह के, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस समय पंजाब का गवर्नर था, अब तो भारत में वायसराय का शासन आ चुका था, ठीक। तो छोटे छोटे जो प्रांत होते थे, जैसे पंजाब एक प्रांत हो गया, एक स्टेट हो गया, तो उस स्टेट का जो प्रमुख होगा वो क्या कहलाएगा, गवर्नर। यहीं से गवर्नर की अवधारणा उपजी है भारत में, ठीक। तो गवर्नर, तो यहाँ गवर्नर कौन था, माइकल ओडवायर, है ना। हुआ ये कि इस दोनों नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई, कौन से अधिनियम के तहत, वही 1919 वाला रॉलेट एक्ट के तहत। अब उस रॉलेट एक्ट की खासियत ये थी कि उस एक्ट के तहत अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करी जाएगी तो उसके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं होगा कि वो कहाँ है, वो गुप्त होगा, ठीक, अनंत काल के लिए। और वो अपना दलील नहीं रख सकता, ना अपील कर सकता और ना ही वकील रख सकता। तो अनंत काल के लिए उसको अपनी कस्टडी में ले लिया जाएगा। किसी को बताने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी वो प्रतिबद्ध जिम्मेदार नहीं थी, ठीक। अब इन दोनों की हो गई गिरफ्तारी। अब ये दोनों नेता उस समय के बहुत फेमस नेता रहे थे अपने एरिया के, और इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया। कब, 10 अप्रैल 1919, ठीक। उनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 1919 में। अब ये जुलूस तो पूरा शांतिपूर्ण जुलूस था, इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा औचित अनुचित कार्य नहीं किया गया था इस भीड़ के द्वारा कि इस पर लाठीचार्ज की जाए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उस हंटर कमेटी की रिपोर्ट में आई थी, जिस कमेटी को खुद अंग्रेजों ने बैठाया था। तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि ये जो घटना थी 10 अप्रैल वाली, जहां रैली हुई थी, उस रैली को किसी भी तरीके से मतलब हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल नहीं किया जा सकता था, और वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, ठीक। लेकिन उस रैली को रोकने का प्रयास किया किसने, अंग्रेज अधिकारियों ने, पुलिस प्रशासन ने। लेकिन रैली रुकी नहीं, आगे बढ़ गई। तो उस पर लाठीचार्ज वगैरह किया गया, ठीक, उन पर प्रहार किया गया, और इस घटना में रैली में से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। 2 लोगों की मृत्यु हो गई। अब अपने बीच में से 2 लोग की मृत्यु देख करके जो भीड़ थी वो उग्र हो गई, और उस उग्र भीड़ ने वहां पे स्थित अधिकारी और अंग्रेजों पर, खासकर अंग्रेजों पर, चाहे वो अधिकारी हो या ना हो, अंग्रेजों पर उसने हमला कर दिया, बहुत पीटा उनको दौड़ा दड़ा करके। और इस दरमियान 5 अंग्रेजों की क्या हो गई, 5 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई। अब ये अंग्रेजों के लिए बड़ी घटना, एक गुलाम देश के नागरिकों द्वारा प्रशासकों की हत्या करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा मान लीजिए एक चींटी ने एक हाथी की हत्या कर दी, और एक नहीं 5 हाथियों की, और भी गोरे हाथी। गोरे हाथी कहाँ मिलते हैं, आइलैंड में, लेकिन हम लोग यहाँ इंग्लैंड से आए थे, ये हाथी भी नहीं थे, ये लोग दानव थे। तो 5 अंग्रेजों की हो गई मृत्यु। अब इस घटना से अंग्रेजों को बहुत ज्यादा आघात पहुंचा, तो उन्होंने अमृतसर वालों को बदला लेने का सोचा, ठीक। तुरंत अमृतसर में क्या लगा दिया गया, मार्शल लॉ। किसके द्वारा, तो गवर्नर कौन था, माइकल ओडवायर। तो गवर्नर माइकल ओडवायर ने अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया, मार्शल लॉ। अब ये मार्शल लॉ का मतलब सैन्य शासन, सेना का शासन। मतलब अब स्थिति जो है वो पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन के अधिकारियों के हाथ से फिसल चुका है, और इसको अब आर्मी ही संभाल सकती है। तो मार्शल लॉ लगा दिया गया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी
कि मार्शल लॉ लगाया जाता है। मार्शल लॉ अंतिम मतलब अंतिम स्टेज होता है किसी भीड़ को या फिर किसी घटना को सुलझाने के लिए। जैसे धारा 144 लगती है जब हुड़दंग होता है, दंगा होता है, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं कभी कभी, तो पुलिस नहीं संभाल पाती है ना, उस समय पे वो तो खैर पुलिस प्रशासन का ही भाग है 144 लगाना, वो मार्शल लॉ नहीं है। और उस दौरान क्या होता है, अगर मार्शल लॉ लगा है या अभी के हिसाब से आप बोलोगे कि 144 लगा है, धारा 144, तो इस दरमियान 3 लोग से ज्यादा व्यक्ति एक साथ नहीं घूम पाएंगे। मतलब अगर 4 लोग भी आप साथ में घूम रहे हो तो आपको पुलिस उठा करके ले जा सकती है। ये कर्फ्यू होता है, इसको कर्फ्यू सामान्य भाषा में कर्फ्यू बोलते हैं। ठीक, तो आपने मार्शल लॉ लगा दिया, और ये मार्शल लॉ लगाने की जिम्मेदारी अब कोई सैन्य व्यक्ति ही होगा, तो वो कौन था, तो उसका नाम था जनरल रेजिनॉल्ड डायर। आर डायर के नाम से फेमस है, आर डायर, आर फॉर रेजिनॉल्ड, ये आर डायर के नाम से फेमस है, जनरल डायर बोलते हैं इसको। यही वो खूंखार व्यक्ति है जिसने इस घटना को अंजाम दिया था, जनरल आर डायर, रेजिनॉल्ड डायर। अब ये मार्शल लॉ का नेतृत्व करता कौन, इसका मतलब ये था पूरा का पूरा अमृतसर शहर अब किसके अंडर में है, आर डायर। अब ये उस शहर के साथ जो करना चाहे कर सकता है। ठीक, इसने एक घोषणा कर दिया, क्या घोषणा कर दिया, ये बात है 12 अप्रैल की। 12 अप्रैल को इसने घोषणा किया कि किसी भी तरीके से जुलूस या किसी भी तरीके से कोई भी सामूहिक जो सभाएं हैं वो इस शहर में नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से। ठीक, ये घटना है 12 अप्रैल की। लेकिन घोषणा तो कर दिया गया था, बाकी ये घोषणा का जो प्रचार करना चाहिए था या आम आदमियों तक इसको पहुंचाना चाहिए था, वो काम नहीं किया गया था। मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दिया था, क्या, वो लॉकडाउन वाला, है ना। अगर भारत सरकार ने भारत में लॉकडाउन लगाया तो उसको प्रचारित किया टीवी में, रेडियो में, आपके न्यूज चैनल्स में, है ना, फेसबुक में, ट्विटर में, सारे प्लेटफॉर्म्स में उसको क्या किया गया, सूचित किया गया, ताकि हर एक आदमी के पास ये घटना पहुंच जाए कि भारत में लॉकडाउन लगा है, इसका मतलब है भारत कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं जाएगा। अब इन्होंने लॉकडाउन तो लगाया, इन्होंने कर्फ्यू तो लगाया, लेकिन उसको सूचना नहीं दिया किसी को। और हुआ क्या, अच्छा ये एक चाल थी, ठीक है, ये एक चाल थी। अब 12 अप्रैल को कर दिया गया घटना, और अगले दिन क्या था, 13 अप्रैल बैसाखी, पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार क्या था, बैसाखी था। बैसाखी किस प्रकार का त्योहार है, सामूहिक त्योहार है ना। पंजाबियों में, सिखों में हर त्योहार सामूहिक होता है लगभग, आप देखिएगा अकेले नहीं मनाया जाता। लोहड़ी आग जला करके, सबका सब त्योहार लगभग कैसा है, सामाजिक, क्योंकि उसमें सामाजिक संगठन को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। लंगर प्रथा, एक साथ खाना खाओ, पंगत व्यवस्था, पंगत बैठ के खाना खाओ, अलग अलग मत खाओ अकेले में, सब साथ में। तो वहां पे ना सामूहिक एकता को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए वहां पे धार्मिक चीजें भी सामाजिक लोगों के साथ ही की जाती है। तो यहाँ पे बैसाखी का पर्व मनाना था, 13 तारीख को था। और उस दिन एक और घटना थी, क्या घटना, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे, 2 नेता, उनके गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया था। कहां, जलियांवाला बाग में। तो बैसाखी और सभा ये दोनों ही कहां हो रही थी, जलियांवाला बाग। ठीक, अब दिन था 13 अप्रैल का, समय था 4:30 बजे। समय मत लिख लेना, ये ऐसे ही है, शाम के समय था, और लोग बैसाखी मनाने के लिए और इस सभा के लिए, खासकर बैसाखी, ठीक है, बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए ज्यादातर लोग कहां के लिए चल रहे थे, जलियांवाला बाग की तरफ जा रहे थे।
ठीक, जलियांवाला बाग। अब जलियांवाला बाग के बारे में 2-3 चीजें याद रखिए। इसका जो एरिया है वो लगभग 7 एकड़ में है, 7 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक, इस जलियांवाला बाग में एंटर करने का मात्र एक ही दरवाजा है, जो उसका मेन डोर है सिर्फ एक ही है। एग्जिट और एंट्री दोनों के लिए ही एक ही दरवाजा। ठीक, कितना चौड़ा? 7.5 फीट, मतलब एक लंबे चौड़े आदमी के बराबर, यहां से यहां 7.5 फीट। 7 एकड़ का बगीचा और एक ही दरवाजा 7.5 फीट का। यहां पे लोग जुटने लगे। अब आप खुद सोचिए, एक शहर में क्या लगा हुआ है? कर्फ्यू लगा हुआ है। तो क्या प्रशासन को ये बात पता नहीं चलेगी कि लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, एक जगह भीड़ जा रही है? तो उनको या ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि कर्फ्यू के दौरान आपको घर से बाहर नहीं जाना है, ना ही सफाई करनी है? तो प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वहां पे उनको जाने से रोके, लेकिन नहीं रोका गया। क्यों? जानबूझकर नहीं रोका गया। भीड़ को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होने दिया गया एक ही जगह पे। डॉक्टर NP गुप्ता ऐसा करके कोई वो है, उन्होंने कहा, एक व्यक्ति था भारत के ही, हंसराज नाम का, हंसराज। ये हंसराज वो व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को भीड़ जुटाने में मदद करी। ये पूरे अमृतसर में घूम घूम करके क्या करता था? लोगों को जाने के लिए प्रेरित करता था कि जाओ सभा में जाओ, बैसाखी मनाओ। कहाँ? जलियांवाला बाग में। ज्यादा से ज्यादा लोग को ये उस बाग तक ले जाने का प्रयास करता था। ये किसी किसी बुक में दिया इसके बारे में, या कहीं कहीं पे इसको सत्य माना जाता है, कहीं कहीं पे इसको सत्य माना जाता है, तो ये कंट्रोवर्शियल है थोड़ा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति तो था। ठीक, इसको नोट में ऐसा लिख लेना। ठीक, तो हंसराज नामक व्यक्ति ने क्या किया था? अंग्रेजों के लिए या फिर जलियांवाला बाग में भीड़ जुटाने में अंग्रेजों का मदद किया। ठीक, तो जैसे तैसे कर करके शाम होते होते, अंधेरा होते होते, है ना, मतलब शाम होते होते लगभग 1-8 घंटे में पूरी भीड़ जुट गई, और उस भीड़ की संख्या थी लगभग 20,000। कितनी? 20,000 व्यक्ति। अब सोचिए बाग में कितने लोगों की कैपेसिटी है। 7 एकड़ का बाग है, छोटा मोटा एरिया नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है 7 एकड़। वहां पे 20,000 लोग जुट चुके थे। कुछ बैसाखी मनाने, ज्यादातर लोग बैसाखी के लिए आए थे, जिनको ये पता ही नहीं था कि हमें यहाँ पे नहीं होना चाहिए आज के टाइम पे। ठीक, और कुछ लोग सभा के लिए मौजूद थे। इसी समय जनरल डायर अपनी पूरी सेना के साथ पहुंच गया। कहां? जलियांवाला बाग। उसके साथ मशीन गन थी और अत्याधुनिक हथियार वगैरह थे। सारे अत्याधुनिक हथियार, मशीन गन्स लेकर के अपने 150 सिपाहियों के साथ, 150 सैनिक, 150, 150 सैनिकों के साथ वो जलियांवाला बाग पहुंचा, और उसने वहां पे पहुंचकर, जैसे मान लीजिए ये बाग है, ठीक, तो अपने सैनिकों को उसने चारों ओर से उस बाग को घेरने की अनुमति दे दी। तो उसके सारे सैनिक ये दीवारों पर चढ़ करके क्या हो गए? तैनात हो गए। उनके हाथ में बड़ी बड़ी बंदूकें थी, मशीन गन्स थी, और जो बड़ी बड़ी मशीन गन्स थी उसको उसने कहाँ लगा दिया? मेन गेट पर। सोचिए, इसको भागने की अनुमति दे रहे हो आप, उस गेट के सामने क्या लगा दिया आपने? मशीन गन लगा दिया। इनको आदेश दिया गया, पूरे जितने लोग यहाँ पे थे, कि आपके पास केवल ये जो सभा आप कर रहे हो, यहाँ पे आप, आज कर्फ्यू लगा हुआ था, यहाँ पे आपका आना बैन था, फिर भी आप आए, और आपको 3 मिनट दिए जाते हैं। कितने मिनट? सिर्फ 3 मिनट दिए जाते हैं, 3 मिनट, कि आप इस बाग को, इस पूरे कैंपस को खाली कर दे। इस पूरे कैंपस को मात्र 3 मिनट में खाली कर दे। तो आप सोचिए, 7 एकड़ का बगीचा, 20,000 लोग,
7.5 फीट का क्या एक दरवाजा, और उस दरवाजे से 20,000 लोग को मात्र 3 मिनट पे निकलना है। आप यहां से निकलते निकलते आपको 5 मिनट लग जाता है सारे लोग को निकलते निकलते, वो 3 मिनट में 20,000 लोग को निकलना था। अब कुछ लोग निकल पाए होंगे और जो बाकी लोग नहीं निकल पाए, सामने में क्या रख दिया गया, और जैसे 3 मिनट खत्म हुआ चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट हो गई, चारों तरफ से। मतलब ये खेल बन गया उनके लिए कि हाँ उसको मारना है हम मारो, उसको मारना है मारो, जिसको मारना है मारो। कुछ लोग भागे, कुछ लोग दीवार कूदने की कोशिश किए, लेकिन दीवार ऊंची थी, ऊपर से नहीं कूद पाए। ऊपर वैसे भी बंदूक ताने सैनिक खड़े थे, और नीचे में जो कुछ कुएं थे, है ना, कुआं था बड़ा सा, तो कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए उस कुएं में ही कूद दिए, तो कई लोग उसमें मर गए, कई लोग भीड़ में दबकर कुचल कर मर गए, जो छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, वो कुचल कर मारी गई। तो ऐसे ऐसे कर करके ये जो पूरा घटनाक्रम था वो अगले 10 मिनट तक चलता रहा, और ये तभी रुके जब इनकी बंदूक की सारी गोलियां खाली हो गई। इनको आदेश था कि पूरी बंदूक की गोलियां खाली होते तक मारो, और 10 मिनट बाद देखा गया कि हर तरफ क्या बिछी हुई थी, लाशें। कुआं भर गया था, लाश से पट गया था, लोग दब के कुचल के मारे गए थे, कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े, कुछ जवान, मतलब एकदम दयनीय स्थिति थी। और उसके बाद इन सारे घायलों को उनके ही हाल में छोड़ करके चले गए। मतलब प्रशासन देखिए कितनी निर्दयी थी, इंग्लिश प्रशासन। मानवता भी कोई चीज होती है, लेकिन अब नहीं थी। यहां देखने के बाद तो लगा कि बिल्कुल नहीं थी। ये वापस चले गए। शहर में लगा था कर्फ्यू, तो कर्फ्यू के दौरान कोई भी बाहरी मदद नहीं आ सकती थी। ठीक, लोगों को अंदाजा नहीं था कि बड़ी घटना घट गई है। लोग ऐसे ही कुछ जख्मी हालत में पड़े हुए थे, और अधिकतर लोगों की मृत्यु तो ऐसे ही हो गई। क्यों? क्योंकि उनको मेडिकल में उपचार नहीं मिल पाया, कोई मदद नहीं मिल पाई। तो इस प्रकार जनरल डायर ने विभत्स तरीके से इस घटना को क्या दिया, अंजाम दिया। अगले दिन पूरी घटना आग की तरफ फैल गई पूरे भारत में, सब तरफ त्राही त्राही हाहाकार मच गया, और देखते देखते पूरे दुनिया में इसकी निंदा होने लगी। और इसको देखते ही अंग्रेज सरकार का एक वो है, चाल है, देखो कोई भी काम को लेट लतीफ करने का तरीका है उनका, कि अब इसकी जांच कराओ कि क्या हुआ था। ये जो जांच वाला सिस्टम है ये अंग्रेज ही लेकर के आए। आपको किसी ने एक झापड़ मार दिया तो आप गांधीवादी, आप क्या करोगे, नहीं दूसरा गाल नहीं दोगे। अब इतने बेवकूफ तो नहीं हो आज के टाइम पे कि दूसरा गाल दे दोगे। आप क्या करोगे, कंप्लेन करोगे इसका, इसने मुझे झापड़ मारा। तो प्रशासन क्या करेगी, एक कमेटी बैठाएगी, दोनों से पूछताछ करो क्या हुआ था। तो पूछताछ चलेगा, वो 1 हफ्ते तो पूछताछ ही चलेगा, उसके बाद कुछ कंक्लूजन निकलेगा, उसके बाद फिर फैसला होगा। अरे वही मार दो दूसरा झापड़ खींच के उसको तरीके से, हो गया खत्म बात। ये चीजों को लटकाने वाला काम, जो लाल फीताशाही है ना, लाल फीताशाही जिसको रेड टेप पॉलिसी कहा जाता है, किससे पूछा था मैं इंटरव्यू पूछ लिया था मैंने, लाल फीताशाही बताओ, पता किया क्या था। यही तो बात है ना, करना चाहिए घर जाके पता, आपसे इतना सीरियस मैटर पे क्वेश्चन किया गया था। चीजों को लटकाना, प्रशासन में उनका एक आदत होता है कि चीजों को लटका दो। ब्रिटिश क्या करते थे, जो भी फाइल, अब ब्रिटिश काल में तो सारे काम फाइलों के माध्यम से हुआ करते थे, तो जिसकी फाइल आई उसका काम हुआ। तो ये लोग क्या करते थे, जो जरूरी था फाइल, मतलब जिसका काम करना होता था उसकी फाइल को नॉर्मल तरीके से लाते थे, और जिसकी फाइल आपको छूनी नहीं थी, मतलब इसको लटका के रखना है, तो उसमें क्या बांध देते थे, लाल फीता, मतलब रेड टेप, जो रिबन होता है उसको बांध देते थे। तो इसका मतलब सरकारी आदमी समझ जाएगा कि इसको मुझे नहीं छूना है, अभी जब सबका हो जाएगा तब इसको छूना है, क्योंकि उसने घूस नहीं दिया है। ये इसको बोलते हैं लाल फीताशाही, यहीं से निकला था। तो इसका मतलब ये है कि प्रशासन में जो चीजें होती है, जो समस्याएं या जो काम होते हैं, उसको टरकाना, आगे की ओर बढ़ाना, लेट लतीफ करना। ठीक, चलिए, तो हंटर कमेटी, हंटर कमेटी
अक्टूबर 1919, अक्टूबर 1919 हंटर कमेटी का गठन किया गया। क्यों? जलियांवाला बाग की घटना के जांच की गई। हंटर कमेटी, हंटर कमेटी कब? अक्टूबर 1919। सदस्य कितने थे? 8। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सदस्य थे 8, 8 सदस्य। इसमें से 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे लॉर्ड हंटर। कोई भी कमिटी कोई भी कमिटी जैसे बिठाई जाती है या कोई भी आयोग आप देखोगे तो उस आयोग का नाम किसके आधार पर पड़ता है? उसके अध्यक्ष के आधार। जैसे कोई भी अभिलेख जहां से मिलता है उसके नाम से उसका नाम पड़ जाता है। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, जैसे अमरावती अभिलेख, तो ये सारे अभिलेख जहां से मिलते हैं वहां से उसका नाम पड़ जाता है। वैसे ही आयोग जो उसका अध्यक्ष होता है उसके नाम से वो पड़ जाता है उसका नाम। ठीक, इसमें कितने सदस्य थे? 5, 3, 8। ठीक, ये 3 भारतीय सदस्य थे और 5 क्या थे? और 3 में से पहले कौन थे? सर चीमनलाल सीतलवाड़। ये 3 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये 3 भारतीय थे। और भारतीय का मतलब वो ब्रिटिश प्रशासन के अधिकारी थे, वो भारतीय थे जो ब्रिटिश प्रशासन में अच्छे पद पर थे। सर सीमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और तीसरा जगत नारायण। ये 3 सदस्य भारतीय जो थे आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। साहबजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण और सर चीमनलाल सीतलवाड़, ये 3 नाम। बाकी 5 अंग्रेज थे, उनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है। उनमें से एक तो हंटर ही था तो वो अलग रहेगा। ठीक, इस कमेटी ने अपना काम शुरू किया अक्टूबर 1919 में जब से इसका गठन किया गया। ठीक, मार्च 1919 को इसने अपनी रिपोर्ट भारत सचिव को सौंपी। 1920 रिपोर्ट जो है भारत सचिव को सौंपी इसने। मार्च 1920 को अपनी रिपोर्ट भारत सचिव को सौंपी और मई 1920 को इस रिपोर्ट के आधार पर भारत सचिव ने अपना निर्णय सुनाया। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत सचिव ने मई 1920 में अपना डिक्लेरेशन दिया। अब हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो थोड़ी सोचने वाली थी कि इसमें क्या क्या खास बात थी। पहली खास बात, इस रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में 379 लोगों की मृत्यु हुई। 379 और लगभग 1000 घायल। ठीक, लगभग 1000 लोग घायल हुए और लगभग 379 ही है, 379 लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना के पीछे दो प्रमुख अभियोगी बनाए गए थे। उनमें से पहला कौन था? माइकल ओडवायर और दूसरा आर डायर। दूसरा था आर डायर। अभियोगी का मतलब गुनाहगार।
माइकल ओडवायर और आर डायर, ये दो लोग इसमें शामिल थे इस घटना में। तो भारत सचिव ने इस पर फैसला सुनाया क्या, माइकल ओडवायर इस घटना से इनका कोई संबंध नहीं था, तो ये इस घटना से पूरी तरीके से क्या रहे, निर्दोष साबित हुए। अब देखिए ये पूरी तरीके से क्या थे, निर्दोष थे। कोई व्यक्ति जिसका पूरा का पूरा पंजाब है और जिसने किसी क्षेत्र को कर्फ्यू लगा के रख दिया है, तो क्या उस घटना में वो बिल्कुल भी संलिप्त नहीं रहा होगा, तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वो क्या थे, पूरी तरीके से निर्दोष थे, उनका कोई इससे कोई लेना देना नहीं था। दूसरा व्यक्ति कौन बचा, आर डायर। चलो इसको तो समझ में भी आया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस व्यक्ति को सजा के तौर पर कमेटी ने पाया कि आर डायर ने अपने काम को या अपनी जिम्मेदारी को प्रोएक्टिवनेस तरीके से किया, जितना इनको जरूरत नहीं थी। प्रोएक्टिवनेस मतलब ये होता है कि आपको जितना जरूरी है उतना काम करो, उससे ज्यादा मत करो। तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को प्रोएक्टिवनेस तरीके से निभाया, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के साथ निभाया, बहुत ही ज्यादा, जितना इनको जरूरत नहीं था, ये इन्होंने कहा। ठीक, और इनको नौकरी से हटा दिया गया। बस 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी, यहां तो 379 लिखा है, लेकिन एक्चुअल में 1000 से ऊपर थे। हाँ बस बस यही है ना, जबकि जगह ही नहीं है। आप जितनी गोली मार रहे हो तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप मुर्गी के बाड़े में जहां मुर्गी ही मुर्गी है ना, वहां पे कहीं भी फेंक के पत्थर मारोगे किसी ना किसी को तो पड़ेगा ही। और गोलियां ऐसी तो होती नहीं है कि छू के निकल जाए हर गोली। और घायल व्यक्तियों को मदद भी नहीं मिली तो बाद में उनकी और मृत्यु की जो संख्या थी वो बढ़ी थी। ठीक, तो आर डायर को क्या किया गया, केवल नौकरी से हटाया गया। लेकिन कहां की नौकरी से, भारत सरकार की नहीं। अब वो वहां पे इंग्लैंड में इनका ट्रांसफर हो गया। और आपको बता दो एक चीज कि आर डायर को वहां जाने के बाद इंग्लैंड की लॉर्ड्स जो सोसाइटी थी, लॉर्ड सोसाइटी वो होती है जो, जैसे हम लोग के यहाँ मान लीजिए आईएएस का एक ग्रुप है, उनकी खुद की एक सोसाइटी है, तो वैसे ही लॉर्ड सोसाइटी थी, जहां केवल बड़े बड़े अधिकारियों का ही उसमें समूह था, सारे लोग उसमें शामिल थे। तो उस लॉर्ड सोसाइटी ने, जिसको इंग्लैंड में सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त है, उस सोसाइटी ने जनरल डायर को सॉर्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। सॉर्ड ऑफ ऑनर एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, एक खास व्यक्ति को दिया जाता है। हिंदी में बोलते हैं सम्मान की तलवार, सॉर्ड ऑफ ऑनर मतलब। और इसको क्या कहा गया, ये इंग्लैंड का शेर है, इंग्लैंड का शेर कहा गया इसको। और सॉर्ड ऑफ ऑनर मतलब एक खूनी व्यक्ति को, दरिंदे को वहां पर इतना सम्मान मिला, सॉर्ड ऑफ ऑनर। तो ये था हंटर कमेटी की रिपोर्ट और भारत सचिव का फैसला। जाहिर सी बात थी भारतीयों को इससे बुरा तो लगना ही था। इसी के समकक्ष, इसी के समतुल्य कांग्रेस ने भी एक कमेटी बैठाई थी। उस कमेटी का नाम था मदन मोहन मालवीय कमेटी। मदन मोहन मालवीय कमेटी, MM मालवीय। इसमें 3 सदस्य थे, एक तो ये खुद थे अध्यक्ष, दूसरे मोतीलाल नेहरू और तीसरे महात्मा गांधी। ये 3 इसमें सदस्य थे। कांग्रेस की जो कमेटी बनी थी मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, इन्होंने फैसला सुनाया, इन्होंने एक अपना वो दिया जिसके अनुसार लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी कम से कम, और 3000 लोगों से ज्यादा घायल हुए थे। 3000 लोग कम से कम घायल हुए थे, कम से कम। इसका कोई निश्चित आंकड़ा नहीं दिया, लेकिन कम से कम 1000 लोग मरे और कम से कम 3000 लोग घायल थे। ये था जलियांवाला बाग का पूरा हिस्सा, पूरा कहानी।
ठीक। तो सारी चीजें आप लोग को याद रखनी है, डेट, व्यक्तियों के नाम, स्थान, सारी घटना, प्री के हिसाब से भी सारे फैक्ट्स है इसमें, और मेंस के लिए तो पूरा का पूरा आपके पास मटेरियल ही उपलब्ध है। ठीक है, घर जाकर के लिखने की प्रैक्टिस इसको जरूर करना अपने ही शब्दों में, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको इसमें पूरा का पूरा वर्ड लिमिट है, इसमें अपने हिसाब से आपको पूरा निबंध लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी न्यूज़पेपर में देना है, आपसे कहा गया आप इतिहास के अच्छे जानकार हो सर मैडम, और जलियांवाला बाग की घटना के बारे में मुझे आपसे एक स्क्रिप्ट चाहिए जो कि मुझे अपने पेपर में छापना है, तो इस हिसाब से फिर आप लिखना। अब आप इमेजिन करो कि कैसे लिखोगे आप, ठीक, अभी तभी लिख पाओगे जब आप पढ़े होगे उसको। जो घटनाएं थी, ये घटना की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पेपर में आती संपादकीय वगैरह जो घटनाएं, जैसे आपके मैगजीन्स नहीं आते पेपर के साथ मैगजीन रसरंग वगैरह, तो वैसे कुछ वैसे जो पेपर में आप देखोगे आर्टिकल्स आते हैं, है ना। तो वो आर्टिकल कैसे लिखते हैं, आप पढ़ा नहीं आपने कभी, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ आर्टिकल पढ़ा करो। आर्टिकल पढ़ोगे तो समझ आएगा कि क्या उसमें लिखा होता है और किस प्रकार से लिखा होता है। तो पूरी घटना को तथ्यों के साथ समझाते हुए बताना, बस वही है। तो बस आपको वही करना है, एक आर्टिकल छापना है आधा पेज का, जो पेपर होता है उसका आधा पेज का वो आर्टिकल होता है लगभग, उतने में आपको छापना है और अच्छा सा शीर्षक देना उसको। ये काम करना घर जाकर के, ठीक है, एकदम बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके, है ना, आपको करना है। एक एहसान तो कर लेना, ठीक है। चलिए, और आपके पास कोई बुक वगैरह होगी तो उसमें से भी आप कुछ कुछ चीजें उठा सकते हो, प्रीफर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। मेरे तरफ से कंप्लीट है, आप, है ना, नोट्स में आप लिखे होंगे आपने, वो भी कंप्लीट है, और इसके अलावा जो पढ़ना है आप पढ़ लो, अलग से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़े, ये टॉपिक पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत, पक्का। चलिए देखो, रॉलेट एक्ट से जुड़ा हुआ ही क्या था, जलियांवाला बाग, और जलियांवाला बाग से ही जुड़ा होगा क्या, हंटर कमिटी रिपोर्ट ही है, ठीक। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, खिलाफत, कैलिफ मूवमेंट। अगली घटना खिलाफत आंदोलन। ये घटना जुड़ी हुई है प्रथम विश्व युद्ध से। कैसे, देखिए, बहुत बड़े एरिया में, दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में ब्रिटिशों का राज था, ठीक, वो विश्व युद्ध में कूदा हुआ था, और मेनली भारत जैसे देश जो जहां पे मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी, वहां पे उनको सबके सहयोग की जरूरत थी युद्ध को जीतने के लिए। आम आदमियों के सहयोग की जरूरत थी, ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की जरूरत थी युद्ध को जीतने के लिए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही थी, दो भाग में बटा हुआ था विश्व, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र, है ना। जो मित्र राष्ट्र थे उनके तरफ से कौन था, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, ये सारे एक तरफ थे, और जो इनके अगेंस्ट में था उसमें मेन दो कंट्रीज थे, एक का नाम था तुर्की और दूसरे का नाम था ऑस्ट्रिया। तुर्की और ऑस्ट्रिया, यहीं पे पेच फंस रहा था। तुर्की के कारण पेच फंस रहा था। तुर्की क्या था, तुर्की पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए एक आस्था का केंद्र था। और क्यों था, क्योंकि वहां पे खलीफा का राज था, कैलिफ कहा जाता है, कैलिफ, इंग्लिश में कैलिफ, हिंदी में खलीफा। तो वहां पे किसका राज था, कैलिफ। और खलीफा का मतलब होता है भारत में, पूरी दुनिया में मुसलमान धर्म का या इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा पद,
खलीफा। इसका मतलब ये होगा कि दुनिया भर के मुसलमान किसके अंडर होते हैं? खलीफा के अंदर होते हैं। मतलब वो खलीफा की ही इबादत करते हैं। इस दुनिया में अगर किसी का पूजा करते हैं तो खलीफा की, इतना बड़ा पद है वो। अब तुर्की को कौन चला रहा है? खलीफा चला रहा है। तुर्की किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों को जीतना युद्ध, उनको किसकी सहायता चाहिए? मुस्लिमों की सहायता चाहिए। मुस्लिम जो पॉपुलेशन है बहुत बड़ी मात्रा में, उसकी सहायता चाहिए। अब वो करेंगे नहीं। वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि खलीफा उनके अगेंस्ट में है, इंग्लैंड के। तो क्या वो इंग्लैंड के साथ देकर के खलीफा के विरुद्ध नहीं हो जाएंगे? तो बिल्कुल हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट से अपने आप, इस युद्ध से अपने आप को दूर रखने का प्रयास किया मुसलमानों ने। और ये दिक्कत पता चल गई किसको? अंग्रेजों की। ठीक, तो अंग्रेजों के उस समय के तात्कालिक जो प्रधानमंत्री थे, लॉर्ड जॉर्ज प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। तो इन्होंने एक घोषणा कर दिया। क्या घोषणा? कि हम इस युद्ध को जीतने के बाद भी ना तुर्की को नुकसान पहुंचाएंगे और ना खलीफा को नुकसान पहुंचाएंगे। ये इन्होंने घोषणा कर दी। किसने? प्रधानमंत्री ऑफ, है ना, प्रधानमंत्री ने, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। अब मुसलमानों को लगा कि ठीक है भैया, साथ दे देते हैं इनका, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सीमित मात्रा में उन्होंने साथ दिया। अब इनके चरित्र में तो धोखेबाजी शुरू से दिखी थी। तो ये जैसे युद्ध जीते, उन्होंने तुर्की को तोड़ दिया 2-3 पार्ट में और आपस से बांट लिया। ठीक, और दूसरा, खलीफा का जो पद था उसको क्या कर दिया? खत्म। अब कोई खलीफा नहीं। जैसे भारत से मुगल बादशाह का पद खत्म कर दिया ना, वैसे ही वहां पे अपना कानून लगा करके खलीफा का पद ही पूरी दुनिया से हटा दिया। अब सारे मुसलमान भड़क गए, क्योंकि वहां तो मुसलमानों में क्या है, धर्म पहले है ना। तो अगर धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे तो भड़केंगे ही। तो सारे के सारे भड़क गए, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। क्यों? शक्ति नहीं है। तो यहां से खलीफा का, जो उस समय मुस्तफा कमाल पाशा खलीफा थे, मुस्तफा कमाल पाशा अब सुना, पाशा भाई, पाशा भाई ये वही पाशा है। ठीक है, मुस्तफा कमाल पाशा, इनको गिरफ्तार कर लिया गया बेचारे को, और इनको कहां ले गए? कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया। कॉन्स्टेंटिनोपल अभी जो इस्तांबुल के नाम से फेमस है, तुर्की का राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया, उनको वहां पे ले जाकर के कैद कर लिया गया। कुस्तुनतुनिया में, कुस्तुनतुनिया लिखो या कॉन्स्टेंटिनोपल लिखो, अभी का वो इस्तांबुल है, ये याद रखना बस। ठीक, तुर्की की राजधानी, वहां पर वो कैद कर दिया गया। अब लोग भड़क गए और गांधी जी इसी का यूज करना चाहते थे, इसी समय का वेट कर रहे थे कि कब अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा कुछ करने का मौका मिले कि मैं पूरे दुनिया के या पूरे भारत के लोगों को एक साथ एक मंच पे लेकर के आऊं। तो उन्होंने इस समय का उपयोग करने के लिए, अपने हित में या देश हित में उपयोग करने के लिए एक बड़ा जबरदस्त मौका ढूंढा। ठीक, 17 अक्टूबर 1919 17 अक्टूबर 1919 पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत का मतलब किसी के आज्ञा की अवहेलना करना। मतलब मैंने कोई ऑर्डर दिया, आप उसको ना मानो, अवहेलना कर दो। ठीक, खिलाफत मतलब हम अंग्रेजों की बात को अब नहीं मानेंगे, ये खिलाफत है। बगावत नहीं भैया, बगावत अलग है, खिलाफत अलग। ठीक, बगावत तो बगावत है। तो ये खिलाफत दिवस मनाया गया पूरे भारत में। ठीक, और 24 नवंबर 1919 को 24 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन
ऑल इंडिया खिलाफत समिट, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस ठीक अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन मनाया गया, आयोजन किया गया, एक बहुत बड़ा समिट था, बहुत सारे लोग आए भारत से। और इसका नेतृत्व करता कौन थे, या अध्यक्ष लिखना, अध्यक्ष महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। और महात्मा गांधी ने इस मंच से पूरे भारत के हिंदू और पूरे भारत के मुस्लिम को एक होने का न्योता दिया, एक होने की सलाह दी और कहा कि हमें अंग्रेजों की इस नाइंसाफी और इस दगाबाजी के विरुद्ध क्या करना है, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना है, एक बड़ा आंदोलन छेड़ना है, जिसमें हमें क्या करना, हमें हिंदू मुसलमान और सारे धर्मों के लोगों की आवश्यकता है। तो हिंदू भले ही हिंदुओं से रिलेवेंट नहीं था, लेकिन उन्होंने आह्वान किया कि आपको मुसलमान भाइयों को क्या करना है, साथ देना है, सपोर्ट देना है, ठीक है, ताकि मुसलमान और हिंदू दोनों क्या हो सके, एक साथ एक मंच पर आ सके। ठीक, तो ये था खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन फिर आगे बढ़ा और इसके दो नेता चुने गए। पहले शौकत अली और दूसरा मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली। एक और थे अबुल कलाम आजाद, मेन अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। मेन तो दो ही थे, अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली, इनको अली ब्रदर्स कहा जाता था, और एक अबुल कलाम आजाद। तो ये तीन बड़े नेता थे। और गांधी जी तो फिर सब्जी में नमक के जैसे थे, हर सब्जी में जैसे नमक होता ही है, तो हर मूवमेंट में गांधी जी अब होंगे ही, हर जगह गांधी जी, आलू बोल लो उनको। इन्होंने बहुत प्रयास किया कि जो अंग्रेज जो वादा खिलाफी कर रहे हैं उसको रोका जा सके, लेकिन वो नहीं रुके। और अंततः अंग्रेज या यूरोप में एक संधि हुई जिसको बोलते हैं सेवर्स की संधि, द ट्रीटी ऑफ सेवर्स की संधि हुई। और सेवर्स की संधि के बाद ही क्या कर लिया गया, एक्चुअल रूप में जो तुर्की था उसको छिन्न भिन्न अलग अलग कर दिया गया। ठीक, तुर्की साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसको तोड़ दिया गया, अब छोटा सा हो गया। तो इस सेवर्स की संधि से हुआ था। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट। और यही खिलाफत मूवमेंट जब आगे बढ़ा तो 1 अगस्त 1920 को, अब खिलाफत का मतलब क्या होता है, किसी की आज्ञा या किसी के ऑर्डर का ना मानना, अवहेलना करना। जैसे हम यहाँ पे आपको ऑर्डर देते हैं कि आपको होमवर्क करके आना, लिख के आना, आप उसकी अवहेलना कर देते हो, तो सबसे बड़ा खिलाफत आंदोलन तो आप ही लोग चलाते रहते हो, हर दिन चलाते हो, रोज खिलाफत आंदोलन, यहाँ पे हर व्यक्ति गांधी है। तो 1 अगस्त 1920 को उसी खिलाफत कमेटी के मंच से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने का घोषणा किया। तो ऑफिशियली खिलाफत आंदोलन का ही नेक्स्ट चैप्टर क्या था, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। अब मेनली स्टार्ट हो जाएगा आपका क्या, गांधी युग, यहीं से बड़े बड़े आंदोलन स्टार्ट। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका, असहयोग आंदोलन। ठीक, केड़ा को प्रथम नहीं कहा जाता, उनको प्रथम तो प्रथम ही रहेगा ना, असहयोग प्रथम रहेगा। गलत है, वो गलत है। असहयोग तो अब वो तो फिर वहां से स्टार्ट हो जाना चाहिए, साउथ अफ्रीका से, वो तो फिर वहां स्टार्ट हो गए थे। इतिहास करके अपने हिसाब से लिख देते, ठीक है, जैसा उनको समझ आता है।
अब हम खुद ही इतिहासकार बन जाते पढ़ाते पढ़ाते, तो कुछ चीजें अपने हिसाब से डिफाइन करनी पड़ती है। तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो बोल रहा है वो सत्य हो, क्योंकि इतिहास में सबसे बड़ा दिक्कत यही है इतिहास लेखन का कि उसमें आपकी जो पर्सनल फीलिंग्स है वो चली जाती है। वो तो जानी ही है। अब आपको गांधी जी पसंद नहीं है, अब आप इतिहास लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, गांधी जी तो कुछ नहीं किए थे, फालतू काम था उनका। और गांधी जी पसंद है तो बस उन्हीं के ऊपर आपका पूरा इतिहास सेंट्रलाइज होगा, बाकी कोई सामने नहीं आएगा। ना भगत सिंह के बारे में लिखोगे, ना आप बोस के बारे में लिखोगे। तो ये अपनी अपनी मानसिकता होती है, ठीक है। तो यहां तक का सारा मैटर क्लियर है। मत समझो ना, कोई मतलब का नहीं है। ये सेवर्स की संधि हुई थी यूरोप में, किसके किसके बीच में, अंग्रेज मतलब वहां इंग्लैंड का जो मित्र राष्ट्र थे, और एक पक्ष कौन था, तुर्की था। तो तुर्की को इसी संधि के माध्यम से कहा गया कि आपका ये भाग जो है वो हम रखेंगे और ये भाग जो है वो रखेगा। तो इस संधि के माध्यम से तुर्की को तोड़ा गया था। ठीक, चलिए बाकी कोई दिक्कत, ठीक है। कल से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर असहयोग आंदोलन। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अब तो पूरा इंपॉर्टेंट चल ही रहा है। ठीक, चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।